नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात हम कोलकाता की करेंगे। लोहे की दीवार पार करके कोलकाता में छात्रों का मार्च लगातार जारी रहा, तो पुलिस के साथ हिंसक झड़प की तस्वीरें भी सामने आई और ये तस्वीरें इस वक्त आप अखबार की कटिंग में देख भी सकते हैं। अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। जिस तरीके से बीते कल की तस्वीर हमने देखी, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में विरोध किया गया। छात्रों की ओर से बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की थी। तो देखिए, छात्र जो है लगातार सड़कों पर थे। प्रोटेस्टर्स पुलिस क्लैश इन कोलकाता, बीजेपी कॉल्स बंद। तो कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल किस तरह से प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। और देखिए, पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इस बीच देखिए, लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हमने देखा। किस तरह से बैरिकेडिंग पार करके तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे। उनका मकसद था अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना और लगातार इंसाफ की मांग ये तमाम जो प्रदर्शनकारी कर रहे थे। और इस बीच देखिए, ये भी आपको याद दिला दे कि इन तमाम प्रदर्शनकारियों को प्रोटेस्ट की इजाजत जो है वो नहीं मिली थी, बावजूद इसके ये प्रदर्शन कर रहे थे, जिस वजह से पुलिस जो है इन्हें रोक रही थी। लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे थे कि आप ये जगह छोड़ दें, प्रदर्शन रोक दें, नहीं तो आपके साथ सख्ती की जाएगी। और सख्ती हमने देखी भी। और वही देखिए, खबर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग अखबारों में इसका जिक्र है फ्रंट पेज पे। और देखिए, कल ये प्रोटेस्ट हुआ है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का आह्वान किया है। साथ ही साथ ये भी देखिए बता रहे कि किस तरह से कोलकाता की सड़कों पर, अगर हम देखें हावड़ा की सड़कों पर किस तरह से वायलेंस हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। क्योंकि जो मार्च था, नबन्ना मार्च जो था, लगातार उसमें जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई, उसकी कई घंटों तक लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारी जो है वो आपस में झड़प उनकी होती रही। वाटर कैनन का जिस इस्तेमाल हो, जैसे कि हमने भी जिक्र भी किया है। और देखिए, कहीं ना कहीं देखें तो 100 मीटर पहले ही सेक्रेटेरिएट से जगह जहां तक उन्हें पहुंचना था, उससे पहले ही पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करते हुए नजर आई। इस बीच देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण कहें या फिर यूँ कहें कि उनका जो कहीं ना कहीं सपोर्ट इन प्रदर्शनकारियों को मिल रहा था, वहीं लगातार अगर हम देखें जो प्रदेश की सरकार है वो प्रदर्शन रोकने की कोशिश कर रही थी। तो बिल्कुल देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हमने देखे और जब ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था, इसके बाद से किस तरीके से कोलकाता में या पूरे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर ले तो अलग अलग जगहों पर हमने यहाँ आंदोलन होते हुए देखा, प्रदर्शन किया गया। और प्रदर्शन की तस्वीर बीते कल भी हमने देखी, जहां पर छात्रों और कुछ मजदूर संगठन भी इसमें शामिल हुए थे, जिसके बाद से छात्रों की तरफ से जो प्रदर्शन बुलाया गया था इसमें लोग जुड़ते चले गए और ये प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर होने की शुरुआत हुई। और उसके बाद से नबन्ना अभियान इसे नाम दिया गया था, जिसमें हमने ये भी देखा कि कैसे पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया ताकि प्रदर्शन को होने से रोका जा सके। लेकिन फिर भी तस्वीर कुछ और ही इसकी उलट नजर आई और आज अब बीजेपी ने भी इसके खिलाफ विरोध जाहिर किया है और आज बंगाल बंद का ऐलान किया गया, यानी कोलकाता पूरी तरीके से बंद करने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि हर कर्मचारी को दफ्तर समय पर पहुंचना होगा। तो देखिए, ये सिलसिला जो है किस तरह से पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता से शुरू हुआ और लगातार इस मामले में प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे हैं। हालांकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन वहां की आवाम का कहना है कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, चूंकि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो प्रदेश की कानून व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाई और महिलाओं की सुरक्षा अगर हम देखें तो वो सुनिश्चित नहीं कर पाई। बहरहाल चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियां पेड़ से लटकी मिली हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है फ्रंट पेज पर। पुलिस ने बताया कि मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 15 और 18 साल की 2 दलित लड़कियों के शव जो हैं वो पेड़ से लटके मिले हैं। इससे एक दशक पहले बदायूं में आपको याद होगा कि 2 बहनों की दर्दनाक मौत की यादें हम अगर देखें तो ताज़ा हुई हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा कांड हुआ था। पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां जो है पड़ोसी हैं और करीबी दोस्त थी। उन्होंने बताया कि शव फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज के पास एक गांव में आम के बाग में मिला है। पुलिस अधीक्षक जो है एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि दोनों लड़कियां पड़ोसी और करीबी दोस्त थी। एक शव दुपट्टे के एक छोर से और दूसरा दुपट्टे के दूसरे छोर से लटका हुआ मिला है।
पुलिस ने कहा कि दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की होगी। इस सिद्धांत का उनके परिवारों और विशेषज्ञों ने कड़ा विरोध किया है। प्रियदर्शी ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने पेड़ से लटक कर आत्महत्या की होगी, लेकिन पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो फिलहाल ये खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स में देख पाएंगे, जहां पर आपको ये हेडलाइन भी दिखाई दे रही होगी, 2 दलित गर्ल्स फाउंड हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री इन फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद से जुड़ी ये खबर सामने आई, जहां पर दो दलित जो लड़कियां थी, ये हेडलाइंस है आप देखिए। और फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। फर्रुखाबाद का मामला सामने आया था, जहां पर 2 दलित लड़कियों ने अपनी जान दे दी। हालांकि आखिर किस वजह से ये आत्महत्या की गई थी, इस बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। और जिस वक्त पुलिस यहां पर पहुंची तो बताया ये जा रहा था कि दोनों लड़कियों के शव उस वक्त भी दुपट्टे से बंधे हुए लटके हुए मिले थे। और इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि इन दोनों ही लड़कियों की उम्र बेहद कम बताई जा रही है, यानी टीनेज में थी ये लड़कियां। और ऐसे में एक की उम्र जहां 15 साल बताई गई तो दूसरे की उम्र 18 साल महज बताई गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद से जब सुबह सवेरे यहां तुरंत सूचना जारी की गई नज़दीकी पुलिस थाने में, जिसके बाद से जब पुलिस की टीमें यहां पहुंची तब ये पता चला कि ये दोनों बहनें थी। और इन दोनों माफ कीजिएगा, ये दोनों दोस्त थी बहुत अच्छी, लेकिन इससे पहले ही ऐसा एक और मामला सामने आया था बदायूं से, जहां पर 2 बहनें इसी तरीके से उन्होंने आत्महत्या की थी। और इस मामले में जो पड़ोसी लोग हैं, पड़ोसियों की तरफ से भी इस बात की जानकारी साझा की गई थी कि लंबे समय से कोई ऐसी बात जरूर चल रही थी, जो दोनों दोस्त बहनों की तरह जो रह रही थी, उनके तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि परिवार से भी बताया नहीं गया था। लेकिन ये दोनों बच्चियां बेहद परेशान भी चल रही थी। और इसमें ये इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं उन्हें किसी ने मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की कोशिश की थी। और अब इसी मामले को लेकर के और ज्यादा पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आत्महत्या जैसा कदम इन दोनों बच्चियों ने क्यों उठाया है। हालांकि देखिए, इनके जो परिजन हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो इस पूरी घटना को देख रहे थे, कि आत्महत्या इन्होंने नहीं की है, ये कहीं ना कहीं साजिश है। बहरहाल ये जांच का विषय है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि अगर ये खुदकुशी है तो इसके पीछे की वजह क्या रही, किसने प्रताड़ित किया, और अगर हत्या ये है तो क्या परिवार की कोई पुरानी रंजिश किसी के साथ थी, क्या वजह रही जो 2 मासूम लड़कियों को एक ही दुपट्टे से इस तरह से मार कर टांग दिया गया। तो जांच इस मामले में की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चलिए सुरभि, खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बिल्कुल इस मामले में लगातार जिस तरह से जांच हो रही है, और कहीं ना कहीं इस तरह का जो मामला पहले भी आया था तब भी तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठे थे। और तब भी ये देखा जा रहा था कि हालांकि तब ये हुआ था कि कहीं ना कहीं वो लड़कियां किसी बात से प्रताड़ित हैं। बिल्कुल। और अब अगली खबर की अगर हम बात करें तो ये खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली में झाड़ फूक के नाम पर बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले में एक आरोपी को पकड़ा भी जा चुका है और ये खबर दैनिक भास्कर में आप इस खबर को देख पाएंगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के कंझावाला इलाके में झाड़ फूक के बहाने बुलाकर 51 साल के व्यक्ति ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की तबीयत खराब होने के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में घटना की शिकायत की। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कब्रिस्तान में रहता है। जानकारी के मुताबिक बच्ची परिवार के साथ कंझावाला इलाके में रहती है। तो देखिए, इस तरीके के झाड़ फूक के मामले आप भारत में कई बार आपने सुने और देखे होंगे कि किस तरीके से झाड़ फूक या फिर तंत्र विद्याओं के तहत में लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। और एक बार फिर से ये दिल्ली का मामला है। देश की राजधानी से जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये हर किसी को हैरान करते हैं कि आखिर उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बच्ची को खोया है। फिलहाल झाड़ फूक के बहाने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया। और इस बीच ये भी जानकारी हम आपको दे दें कि अच्छी बात यह है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ये पूरा मामला कंझावला इलाके का बताया जा रहा है। एक अधेड़ ने 9 साल की बच्ची से पहले तो दुष्कर्म किया। बच्ची को जब ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज्यादा, इसके बाद उसने उसी हालत में, उसकी जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तब इस वारदात का खुलासा हुआ। हालांकि वो बच्ची को छोड़कर के फरार होने की कोशिश में था। आरोपी इस बच्ची को झाड़ फूक के बहाने कब्रिस्तान लेकर के गया था। वहीं पर उसने बच्ची को डरा धमका करके इस वारदात को अंजाम दिया।
उसे ये भी बताया कि अगर इस बारे में इस बच्ची ने किसी से भी कहने की कोशिश की तो वो उसके पिता को जीवित नहीं छोड़ेगा। पुलिस ने मामले में पॉक्सो और संबंधित तमाम धाराओं के तहत में कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसने कैसे इस बच्ची को टारगेट किया था, कैसे इस बच्ची को शिकार बनाया था, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के जहां तक अभी ये बात सामने आ रही है, बताया ये भी जा रहा है कि बच्ची को दरअसल पिता को गंभीर बीमारी थी, जिस वजह से बच्ची को ये कहा गया था कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता बिल्कुल दुरुस्त हो जाए तो या तो तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं चाहता हूं या मैं कहता हूं। और इसके बाद से बच्ची को डराया धमकाया गया और इसके अलावा ये तक उस बच्ची को कहा गया कि अगर उसने ऐसा करने से इनकार किया या फिर जो भी उसके साथ अब होता है और इसकी जानकारी उसने किसी के साथ साझा की तो उसके पिता को जान का खतरा हो सकता है। तो देखिए, इस तरह के मामले जहाँ पर मासूम बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है, ऐसे में ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इंश्योर करें कि आपके बच्चे किससे मिल रहे हैं, उनके आसपास कौन से लोग हैं, उनका जो एटमॉस्फेयर है वो सुरक्षित है या नहीं है, जो आपके घर लोग आ जा रहे हैं वो आपके बच्चों से अगर कनेक्ट करें तो वो कौन लोग हैं। अगर तमाम इन बातों का ख्याल रखें तो मुझे लगता है शायद इस तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उनका ब्रेन वॉश करने के बाद इस तरह की क्रूरता को जब लोग अंजाम देते हैं और झाड़ फूक के मामले, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी वो एक पर्टिकुलर जेंट्री है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की बर्बरता और कहीं ना कहीं ये काफ़ी झकझोर देने वाला मामला है और तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े हो जाते हैं कि कौन सी मानसिकता के ये लोग हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि एक महिला एक बच्ची में क्या फ़र्क है, जिन्हें सिर्फ ये समझ में आता है कि सामने वाला ऑपोजिट सेक्स का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हम चलिए आपको कुछ और ऐसी खबर बताते हैं जिसमें हम पहले जिक्र कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी ने बाइडेन के बाद पुतिन से बात की है। जैसे कि हम कल जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन पर बाइडेन से बातचीत की है, अब पुतिन से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। इंडियन एक्सप्रेस के अलावा कई और अखबारों में इस खबर का जिक्र हुआ है। तो देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी साझा भी की थी और साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुतिन के साथ उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और हाल ही में पीएम के यूक्रेन दौरे को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने पुतिन से युद्ध के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो देखिए, कई अखबारों में इसका जिक्र हुआ है। मैं भी आपको नवभारत टाइम्स दिखा रही हूँ। बाइडेन के बाद मोदी की पुतिन से बातचीत हुई है। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत रही है। प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को बताया कि उनका यूक्रेन दौरा कैसे रहा। अब देखिए, यूक्रेन से जो रशिया का जो कनेक्शन है, सभी इससे भली भांति वाकिफ़ हैं कि किस तरह की फिलहाल दोनों के बीच में गहमा गहमी चल रही है, जो स्थितियाँ चल रही हैं और फ़ोन पर चर्चा हुई है। और अगर शॉर्टकट में बताऊं तो यूक्रेन संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान पर भारत की प्रतिबद्धता जो है वो दोहराई गई है। कहा है बातचीत कूटनीति के हल किए जाने के नज़रिए से देखते हैं मुद्दा और विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किए जाने पर भी चर्चा हुई है इस दौरान। और प्रधानमंत्री ने अपने 8 जुलाई के सफल रूस दौरे को भी इस दौरान याद किया। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की है तो यूक्रेन की यात्रा के बारे में तो बताया ही है, साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है उसे दोहराया है। और देखिए, मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी अपनी इस पोस्ट में कहा है कि बातचीत में दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, मैंने राष्ट्रपति बाइडेन से भी बातचीत की थी, उन्हें भी यूक्रेन की यात्रा के बारे में बताया था, तो हमारा समर्थन है। और देखिए, इसके साथ साथ ये भी बताया कि जब मैं रशिया आया था तब भी हमारी बीच जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रही थी, पॉजिटिव रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं तमाम देशों को अगर मिलजुल कर वो रहेंगे तो इसका कहीं ना कहीं वैश्विक शांति पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से करते हुए दिखाई दिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, राज्यसभा में एनडीए ने पहली बार जिस तरीके से बहुमत के आंकड़े को छुआ था और इसी को लेकर के ये खबर आप देख पाएंगे अलग अलग अखबारों में कि कैसे राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिला और 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। तो ये सभी उम्मीदवार असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटों पर
और साथ ही हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा की एक एक सीट पर जीते हैं। तो फिलहाल राज्यसभा में खास तौर पर ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी को इस तरीके से बहुमत मिली हो, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि जिस तरीके से हमने देखा था कि राज्यसभा में जब सीटें जो खाली हुई थी 9 राज्यों की 12 सीटें, और इन्हीं पर जब उपचुनाव करवाए गए तो तमाम जो उम्मीदवार थे उनको निर्विरोध चुन लिया गया था, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं देखा गया। महाराष्ट्र की जहाँ 2 सीटों पर और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा की एक एक सीट पर जीत दर्ज किए इन निर्विरोध उम्मीदवारों ने, तो इनमें बीजेपी के 9, कांग्रेस का 1, एनसीपी यानी अजित पवार गुट का 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 1 सदस्य निर्वाचित सदस्य के तौर पर घोषित हुए। इसके साथ ही राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन के साथ बहुमत को छू गया। तो देखिए ये काफ़ी बड़ी खबर हो जाती है और अभी आपको हम टाइम्स ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं जिसमें इस बात का जिक्र है। हेडलाइन आपको बता दें, बीजेपी विंस 9, लीड्स 2 इन आरएस बाय पोल्स फॉर 12 सीट्स, एनडीए हिट्स मेजॉरिटी मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2014। तो 2014 से सत्ता में है और उसके बाद देखिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो राज्यसभा में छुआ गया है 2014 से अब तक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें हासिल की हैं और उसकी जो सहयोगी हैं उन्होंने 12 सीटें हासिल की हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी जो है उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी के पास अब अगर हम देखें तो 96 सीटों का आंकड़ा जो है अब वो हासिल हो चुका है, जिसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एलॉय उनके जो सहयोगी संगठन है उनके हिसाब से, उनके समर्थन से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये आंकड़ा जो है जो छुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अपनी बात लोकसभा में रखी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एनडीए के जो तमाम सहयोगी संगठन, सहयोगी दल है वो मिलकर जिस तरह से बात रख रहे थे, तो वही तमाम चीज़ें जो है राज्यसभा में भी देखी जा रही है और तमाम देखिए तैयारियां इसके मद्देनज़र की गई थी। लेकिन अभी जो देखने को मिला है तो कोई खास कॉम्पिटिशन नहीं देखने को मिला है और कहीं ना कहीं निर्विरोध जो है ये बड़ी जीत हासिल की गई है। तो बिल्कुल ऐसे चुनाव में इससे एक और संकेत ये भी मिलता है कि जब आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है और किसी पार्टी को इस तरीके से बहुमत मिलता है, बहुमत हासिल होता है, तो फिर क्या ये सेमीफाइनल के तौर पर भी समझा जा सकता है इसे, क्योंकि कई ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के तहत भी अगर देखा जाए तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और फिलहाल जब राज्यसभा के उपचुनाव हुए 9 राज्यों में 12 सीटों को लेकर के, तो इसमें हमने देखा कि बीजेपी ने बढ़त बनाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में अगर हमने देखा तो लोकसभा के दौरान पे बीजेपी का प्रदर्शन इस बार बहुत अच्छा नजर नहीं आया, क्योंकि कांटे की टक्कर विपक्षी दलों की तरफ से मिली थी और इसी के तहत में विपक्षी दलों ने 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया था इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जिस तरीके से निर्विरोध चुने गए ये तमाम उम्मीदवार अलग अलग जगहों से, अलग अलग सीटों से, तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या बल जो थी वो बीजेपी की थी और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि इसका असर हमें विधानसभा चुनाव के तहत भी नजर आए, क्योंकि बीजेपी ने ये कोशिशें जरूर की है कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए और कई सीटें बीजेपी अपने हाथ से गंवा चुकी, तो इस बार विधानसभा चुनाव हो या फिर कहीं पर भी उपचुनाव अगर होते हैं तो कोई मौका अपने हाथ से न जाने दिया जाए और इसी वजह से तमाम जो कमियां रही हैं अभी तक उन कमियों पर गौर भी किया जा रहा है, उन पर काम भी हो रहा है और इसी के तहत में बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ी है। लेकिन समझना यही होगा कि क्या वाकई इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है या फिर विधानसभा चुनाव के होने का इंतजार करना होगा, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस वक्त आम जनता का रुझान किस पार्टी की तरफ सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, तो 96 सीट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में, हालांकि सहयोगी दल है तो वो बहुमत का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बहरहाल जैसे कि अभी सुरभि ने भी जिक्र किया, देखना होगा कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि असली जो मैच है वो हमने लोकसभा चुनावों में तो देखा ही, लेकिन अब विधानसभा चुनावों की बारी है, यानी कि अलग अलग राज्य की जनता जो है वो ये डिसाइड करेगी कि उनका जो रुझान है वो किस तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है या फिर अब बदलाव की बयार वो लोग चाहते हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मनीष सिसोदिया के बाद आबकारी मामले में के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। नवभारत टाइम्स इन फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को जमानत दी है। साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को उनकी जांच की निष्पक्षता को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और एजेंसियों से ठोस सबूतों के बजाय अनुमानों पर पूरा मामला आधारित करने पर सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कविता को इस आधार पर जमानत दी है कि जांच पूरी हो चुकी है। गवाहों और दस्तावेजों की बड़ी संख्या के कारण मुकदमे में देरी होने की संभावना है और एक महिला होने के नाते वो धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45(1) के तहत विशेष व्यवहार की हकदार है। तो बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिसे चाहेंगे उठा लेंगे क्या। तो ये दिल्ली की आबकारी यानी कि शराब नीति से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नेता की कविता को मंगलवार को जमानत दे दी। और जमानत देने के बाद से, क्योंकि 5 महीनों का समय बीत गया था, 5 महीनों से लगातार की कविता जेल में बंद थी और सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से जांच इस मामले में की जा रही थी। पूछताछ भी कई बार किए गए थे। 493 गवाह, 50,000 दस्तावेज अब तक इस मामले में जुटाए भी जा चुके थे। और ऐसे में जब ट्रायल को जल्द पूरा होने की उम्मीद जरूर की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसी को कोर्ट में कई आदेश में कहा गया कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए। और इसी वजह से ये जरूरी नहीं है कि अगर आप इतना समय ले रहे हैं किसी भी इंसिडेंट को प्रूव करने में, तो फिर आप किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए। साउथ इंडियन शराब कारोबारी और उनके बेटे को वादा माफ गवाह बनाने का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनकी भूमिका भी के कविता के बराबर ही है। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाते हुए यह भी कहा गया कि जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जितना लंबा समय यानी 5 महीनों का समय जो सलाखों के पीछे बिताया गया है कि कविता की ओर से, ऐसे में उनके तरफ से जितना मुमकिन हो पाया आपकी ओर से पूछताछ की गई, उन्होंने जवाब दिए। लेकिन ये आपका कर्तव्य था कि समय रहते इस मामले को सुलझाया जा सके, इसमें जितने सबूत हो सके उतना एकत्रित किया जा सके। लेकिन गवाह आपके पास थे, आपने पूछताछ अगर करने की कोशिश की, जितने सवाल हो पाए उतने संभव तरीके से मदद भी की गई। लेकिन अगर आप इस जांच की प्रक्रिया में पूरी तरीके से सबूत अब भी नहीं जुटा पाए तो ये आपकी कमी है। इस पर हम किसी भी शख्स को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट के तर्क पर शीर्ष कोर्ट नाराज भी हुआ है। नसीहत देते हुए कहा है कि संविधान की नजर में अमीर गरीब बराबर है। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को के कविता की जमानत याचिकाएं रद्द कर दी थी। पीएमएल एक्ट की धारा 45 उच्च वर्ग की महिला पर लागू नहीं होती, ये कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कानून और कोर्ट की नज़र में अमीर गरीब सब बराबर है, यही संविधान की मूल भावना है। अदालत ये नहीं कह सकती कि महिला ज्यादा पढ़ी लिखी है, संपन्न है, सांसद है, विधायक है या व्यवसायी है तो पीएमएल एक्ट के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता। हाई कोर्ट ने गलत किया है। महिलाओं के मामले में आपको सेंसिटिव होने की जरूरत हो जाती है। ये बड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर कार्रवाई होगी। अमर उजाला में इस खबर का जिक्र हुआ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई। इसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान तय किए गए। इसके तहत उम्र कैद तक की भी सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही इसमें सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देने की व्यवस्था भी की गई है। गौरतलब यह है कि अभी तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई होती थी। लेकिन अब योगी सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए नई नीति लेकर के आ चुकी है और इसी के तहत में दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। यानी अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, किसी प्रकार का ऐसा कोई पोस्ट किया जाता है तो इसके खिलाफ एक
नए कानूनी प्रावधान की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है और इसमें ये कहा गया है कि कड़े कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे अगर ये प्रूफ हो जाता है ऐसा कोई पोस्ट आपके तरफ से किया गया हो या किसी भी पोस्ट के तहत में कोई वीडियो भी जारी किया गया हो, तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपसे पूछताछ होगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस इरादे से आपने ऐसा किया है। चलिए अभी खबर का रुख कर लेते हैं और देखिए मायावती फिर बनी है बीएसपी के अध्यक्ष। आकाश आनंद का भी कद बढ़ा है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की कमान एक बार फिर से मायावती को मिल चुकी है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती के सिर पर एक बार फिर से ताज रखा गया है। बसपा की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। दरअसल मंगलवार को लखनऊ में राज्य और देश भर से पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान अहम फैसला भी किया गया। सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से मायावती को फिर से पार्टी सुप्रीमो बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था और इसी दौरान बीएसपी अध्यक्ष के तौर पर जिस तरीके से माना जा रहा था कि आकाश आनंद का कद बढ़ा, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती को दोबारा से मायावती एक बार फिर से बसपा की अध्यक्ष बनाई गई। तो देखिए हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं, हालांकि थोड़ी चेंज है। भाजपा कांग्रेस किसी की हितैषी नहीं है, ये मायावती ने कहा है जब संबोधित किया। छठी बार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई है और उसके बाद हमलावर नजर आई पार्टियों पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के साथ ही इनकी सहयोगी पार्टियां जो दलित आदिवासी ओबीसी का कभी भला नहीं चाहती हैं, मुस्लिम और दूसरे धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उनका भला नहीं चाहती हैं। उन्होंने अपील की अपने समर्थकों से, कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवमेंट और आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने की कोशिशों को रोकना जरूरी हो जाता है। देखिए मायावती ने देश भर से आए बसपा पदाधिकारियों से कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर भाजपा के नेतृत्व में बनी ये सरकार का रवैया सुधारवादी अभी भी नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का नियम लागू करने के फैसले पर कहा कि पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र की ओर से अब तक ठोस कदम नहीं उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा देखिए और भी कई बातें कही, जैसे कि महिला सुरक्षा के लिए सही नियत से सरकार जो है काम करे। मायावती ने कहा कि देखिए यूपी समेत पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र राज्य सरकार की जो नीयत है वो सही होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बेहतर प्रयास करने की उम्मीद है। और इस दौरान बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपील जो है कि मायावती ने देश के बहुजनों के असली ग्रंथ संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के हितकारी मूवमेंट और आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने और ख़त्म करने के षड्यंत्र को उन्होंने कांग्रेस और इंडियन अलायंस और बीजेपी के NDA गठबंधन को स्वार्थियों से बचाना ज़रूरी नाम से किताब का विमोचन किया है। कुल मिलाकर देखें, सरल भाषा में अगर आपको समझाएं तो मायावती इस दौरान ये बताती हुई नजर आई है सभी को कि कांग्रेस पार्टी चाहे INDA गठबंधन की बात कर ले या फिर भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन की बात कर ले, दोनों ही आम जनता के हित में नहीं है। हितकारी नीतियाँ उनकी नहीं है, आम जनता के हित में वो नहीं सोचती। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं खबरों में और बात करते हैं किस तरह से जन्माष्टमी के मौके पर एक जो है ख़राब खबर भी सामने आई है। कुट्टू की पकौड़ियाँ खाने से 250 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र हुआ है। देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौका था और तमाम लोगों ने उपवास रखा। उपवास के दौरान कुट्टू के आटे के सेवन से परहा क्षेत्र के 10 गाँव में लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सोमवार देर शाम आटे के सेवन के बाद रात में 250 ग्रामीणों को उल्टी, दस्त, घबराहट की शिकायत हुई। गांव से मरीज अस्पतालों की ओर भागे, खलबली मच गई। परहा, वृंदावन और मथुरा के सरकारी अस्पतालों में 129 मरीजों को भर्ती कराया गया। मंगलवार को भी काफ़ी मरीज अस्पताल पहुंचे। आगरा और मथुरा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर तमाम मरीज भर्ती हुए हैं। शाम को आधा दर्जन मरीजों को छोड़कर बाकी को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन कुट्टू की पूड़ी पकौड़ी खाने से लोगों के बीमार होने का देखिए कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर जब भी व्रत होते हैं, जन्माष्टमी का व्रत या शिवरात्रि का व्रत, तो आप देखेंगे कि फलाहार होता है, अन्न नहीं खाया जाता है और इस दौरान कुट्टू के आटे का सेवन होता है। और ये भी देखा गया है कि कुट्टू का आटा जो मार्केट में अवेलेबल है जनरली उसमें इस तरह की मिलावट होती है और इस तरह की शिकायतें आती हैं। और एक बार फिर चूँकि जन्माष्टमी का मौका था और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयोजन हुआ, इस आयोजन में कुट्टू की पूड़ी पकौड़ी लोगों ने खाई और 250 से ज़्यादा लोग बीमार हुए। और ऐसे में देखिए
इससे पहले भी जब एक बार ये खबर आई थी तो लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई थी और ये भी कहा गया था कि अगर ज़रूरी है कुट्टू का आटा खाना, कुट्टू के आटे की चीज़ें खाना, तो मार्केट में जो साबुत कुट्टू अवेलेबल है आप वो ख़रीदें और उसके बाद उसे खुद पीस कर जो भी आपको रेसिपी बनानी है वो बनाएं। बिल्कुल, तो ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था। 500 से ज़्यादा लोग बीमार हुए थे और ये कृष्ण जन्माष्टमी का मौका था, जब कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जिन लोगों ने व्रत किए थे और जहां पर भंडारे का आयोजन किया गया था, इसी भंडारे के दौरान कुट्टू के आटे का इस्तेमाल पकौड़ियाँ बनाने के लिए और पूड़ियाँ बनाने के लिए किया गया था। लेकिन जिन लोगों ने इस भोजन को ग्रहण किया, यानी जिन लोगों ने उस वक्त अपना उपवास खोलने की सोची थी और उसी भंडारे में खाना खाया था, उन लोगों को फूड पॉइजनिंग की दिक्कत बनी और उसके बाद से कई अलग अलग अस्पतालों में इन्हें भर्ती करवाया गया ताकि सही समय पर इन्हें इलाज मिल सके। हालांकि 70 से अधिक मरीज जब यहां पहुंचने शुरू हुए नज़दीकी अस्पतालों में, तब डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत दी गई कि अभी अगर संख्या बढ़ने वाली है तो फिर तमाम हॉस्पिटल्स को पहले ही सूचना जारी कर दी गई और उसके बाद से उन्हें भी तैयार रहने के लिए कहा गया। और फिर देखते देखते आंकड़ा 250 पहुंचा और 250 के बाद से ये आंकड़ा पहुंच करके 500 पर रुका और बताया ये जा रहा है कि लगभग 500 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में इसके बाद से करवाना पड़ा, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की तबीयत थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ने की जानकारी भी सामने आई थी। हालांकि डॉक्टर्स की ओर से इनके जांच के आदेश दिए गए कि आखिर कुट्टू के आटे में क्या एक्सपायरी थी या फिर कुट्टू का आटे की क्वालिटी खराब थी, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और इसी के तहत में एक टीम गठित करने का भी जिक्र किया गया था। लेकिन अब इस मामले में जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, आप इसी से समझ सकते हैं कि ऐसे मामले जब भी सामने आते हैं तो पहले इस बात की जानकारी क्यों नहीं जुटाई जाती कि क्या जो सामान वहां आया है या व्रत का खाना जो तैयार हो रहा है उसके लिए जिस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है वो कितना पुराना है, क्या एक्सपायरी हो चुकी है, क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है निश्चित तौर पर। और देखिए, जन्माष्टमी का पर्व अगर रहा है और तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं आयोजन को लेकर, तो ये भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर जो लोग प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं वो किस तरह से तैयार हो रहा है, उस पर कौन सी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ये तमाम चीज़ें भी चेक करना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। और उसी का नतीजा है, जो कि नहीं शायद चेक किए गए होंगे, कि 250 से ज़्यादा लोग त्यौहार के मौके पर बीमार हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब दिल्ली के मंदिर में नहीं बनेगा श्री केदारनाथ का धाम, धाम की प्रतिकृति, नाम में बदलाव किया गया है। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के निर्माण की योजना रद्द कर दी गई है। प्रतिकृति निर्माण को लेकर हाल ही में खासा विवाद हुआ था। दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। मंदिर के निर्माण से जुड़े केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट की अध्यक्ष सुमन मित्तल ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें कहा कि उत्तराखंड के कुछ लोगों द्वारा मंदिर निर्माण को लेकर आपत्ति जताए जाने की वजह से हमने मंदिर को ना बनाने का फैसला लिया है और हमने सोचा है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। उन्होंने कहा कि हम अब उस नाम से कोई मंदिर नहीं बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण के लिए QR कोड के जरिए ऑनलाइन दान लेना भी बंद कर दिया है। तो देखिए, कुछ वक्त पहले शिलान्यास इसका हुआ, जिसके बाद खुशी की लहर लोगों में दौड़ी और ये भी कहा जाने लगा कि जो लोग केदारनाथ धाम नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। लेकिन देखिए, उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई और कहा गया कि इस तरह से केदारनाथ धाम जो है उसे दूसरी जगह बनाना या उसकी प्रतिकृति बनाना ये पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंचती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दरअसल यह खबर आप अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे। फिलहाल अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है और उत्तर प्रदेश में कई साल से जहां कानूनी पचड़े में पूरा मामला फंसा हुआ था और इसी कानूनी पचड़े में पड़ी 69,000 शिक्षकों की भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने वाले चयनित अभ्यर्थियों ने अब अर्जी दाखिल कर दी है। आज चयनित अभ्यर्थियों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद से अब सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी ने जो अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे पहले से ही, जिनका चयन हो चुका है, लेकिन अब इनको भी अपनी नौकरी खटाई में पड़ने का खतरा लग रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में
एक मेरिट लिस्ट भी तैयार की थी जिसको रद्द कर दिया गया। और देखिए, अब चयनित अभ्यर्थी रवि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तो आपको अमर उजाला अखबार भी दिखा रहे थे और हेडलाइन भी है, शिक्षक भर्ती में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के कैवियट दाखिल करने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अभ्यर्थियों ने हाल ही में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है। उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष सुनने के लिए अपील की है। दूसरी तरफ जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं लगातार इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। इन्होंने 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान भी किया है। अनारक्षित वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक अभ्यर्थी की तरफ से तो 2 चयनित अभ्यर्थी की ओर से दाखिल की गई हैं। अभ्यर्थी विनय पांडे ने बताया कि पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण ना देने की बात कही है। इसे लेकर अपील कर रहे हैं और ये भी कहा कि कोशिश होगी कि तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे, जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करना हो, मगर अधिकारियों के ढीले रवैये की वजह से चयन सूची जारी नहीं की गई है। तो महानिदेशक से मिले अभ्यर्थी और कहीं ना कहीं अपनी बातें जो है उन्होंने रखी हैं वहाँ पर अपनी, और कहा ही देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग करते हुए ये तमाम लोग नजर आए। तो बिल्कुल अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की करेंगे। दरअसल शहर की टूटी सड़कें मॉनसून की तैयारी की कमी को दर्शाती हैं। इस खबर को जगह दी गई है हिंदुस्तान टाइम्स में और इस साल के मॉनसून और इसकी अप्रत्याशित बारिश ने दिल्ली की सड़कों की खस्ता हालत को उजागर कर दिया हर किसी के सामने। और कई बड़े सवाल भी इस दौरान उठ रहे हैं कि आखिर मॉनसून के कारण जिस तरीके से जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं, सड़कें टूटी हुई नजर आती है, प्रमुख सड़कों पर दरारें और गड्ढे इस वक्त यातायात को बुरी तरीके से प्रभावित भी कर रहे हैं। और देखिए, तमाम दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और इसके अलावा कहीं अगर हम देखें तो रोड्स भी धंस रही हैं। बारिश ने रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, आईटीओ क्षेत्र, विकास मार्ग, मथुरा रोड और महात्मा गांधी मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कों को गड्ढों से भर दिया है। इस बीच शहर भर में आंतरिक सड़कों की हालत और भी ज्यादा खराब है। जुलाई की शुरुआत में संगम विहार में शनि बाजार बंद रोड के पास एक सड़क के कई हिस्से धंस गए, जिससे कई दुर्घटना हुई। यहाँ तक कि ट्रैक्टर और पानी के टैंकर भी फंस गए। 26 जून को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास मेहरौली बदरपुर रोड का एक हिस्सा धंस गया और एक क्लस्टर बस क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गई, जिससे भारी जाम लगा। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और देखिए, ये स्थितियां सिर्फ दिल्ली की नहीं हैं, बल्कि अगर आप दूसरे राज्यों का जिक्र करें, अगर हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर भी भारी बारिश से 17 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर में इस खबर का जिक्र है। गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में पिछले 48 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। और देखिए, दोनों राज्यों के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि जबकि लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही है, दोनों राज्यों में कम से कम 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जलाशय मंगलवार को भी लबालब रहे हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि हफ्ते के अंत में बाढ़ और आ सकती है। इस बीच देखिए, जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि क्षेत्र में भारी बारिश पूर्वी राजस्थान और उससे सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश में गहरे दबाव की वजह से त्रिमौसम प्रणाली के गठन के कारण हुई है, जो गुजरात की ओर बढ़ गया है। आईएमडी ने कहा कि दबाव के कारण दक्षिणी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो हैं वो खराब हुई हैं। पाकिस्तान के आसपास के इलाकों और पूर्वोत्तर अरब सागर तक पहुँचने की संभावना जाहिर की जा रही है। कुल मिलाकर बारिश का सितम अभी और चलेगा। और इस बीच देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं, जिन्हें शिफ्ट किया गया है, चूँकि पानी उनके घरों तक भर गया है। बिल्कुल, और ये खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स में देख पाएंगे। ये तस्वीर भी आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात के इन दिनों स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि अब तक 17 की जान जा चुकी है, जबकि 11 अभी भी इस मामले में मिसिंग बताए जा रहे हैं। और साथ ही इस बीच जिस तरीके से सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कई और अलग राज्य हैं जहां पर बारिश की वजह से इन दिनों हाल बेहद ही खराब नजर आते हैं। और ये जानकारी आपको दे दें कि राजस्थान और गुजरात में इन दिनों हालात एक जैसे बने हुए हैं, जहां एक और सड़कें दरिया में तब्दील होती हुई दिखाई दी है, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है। अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को रवाना किया
किया जा रहा है ताकि समय रहते लोगों तक सुरक्षा की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पहुंचाई जा सके। उन्हें जिन लोगों के घरों में पानी भर चुका है ऐसे में उन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा सके, यानी कुछ समय तक के लिए ही कई जगहों पर टेम्पररी राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं जहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। और इस बीच ये भी आपको जानकारी दे दें कि अब तक 20,000 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो प्रभावित हुए हैं गुजरात में, और 6,000 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनका पलायन करना पड़ गया है क्योंकि उनके घर पूरी तरीके से या तो तबाह हो चुके हैं या तो उनके घरों के भीतर पानी भरने के कारण उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। और ये आंकड़ा हम आपको गुजरात से जुड़ा हुआ दे रहे हैं, जबकि राजस्थान से भी ऐसी खबरें हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी कई लोगों की जाने की खबर है, कई लोग मिसिंग हैं और अभी भी 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट राजस्थान और गुजरात के लिए जारी किया गया है। यानी स्थितियां अभी और ज़्यादा ख़राब होंगी और ज़्यादा बदतर होंगी। और देखिए रेस्क्यू टीम्स को भी तैनात कर दिया गया है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी कहीं भी चूक ना हो और वो एकदम तत्पर रहे, तैयार है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं खबरों में और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहारी जी के दर्शन के लिए उमड़े हैं भक्त। जन्मोत्सव का उत्साह जो है वो देखते ही बना है। अमर उजाला में इस खबर का जिक्र है। देखिए जहां देश भर में 26 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया, वहीं अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में 27 तारीख यानी कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। तो इस मौके पर अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा नजर आया और ये तस्वीर मेरी सहयोगी आपको दिखा भी रही हैं। अखबारों में किस तरीके से इस तस्वीर को जगह दी गई है। एक और जहां नंदोत्सव की तस्वीरें आपने मथुरा से देखी और अलग अलग राज्यों से देखी 26 तारीख को, तो 27 तारीख को अयोध्या से ये तस्वीर दिखाई दी। कृष्ण जन्मभूमि माफ कीजिएगा जन्म उत्सव जिस तरीके से देश भर में मनाया गया और एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। और इसी जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाते हुए कई अखबारों ने इस खबर को जगह भी दी है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी इस अखबार में आप देख पाएंगे। तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं जुटे हैं और भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखी गई है। किस तरह से भगवान कृष्ण का 5,251वां जन्म दिवस मनाया गया है। और देखिए जन्माष्टमी के अगले दिन यानी कि सोमवार को जन्माष्टमी मनाई गई है, जन्मोत्सव मनाया गया मथुरा में। और उसके बाद मंगलवार को हमने यही तस्वीरें, बहुत मोहक तस्वीरें जो है अखबारों के जरिए हम देख रहे हैं और स्क्रीन पर भी हमने देखी हैं कि मंगलवार को किस तरह से मनाया गया है। गोकुल में नंदोत्सव मनाया गया है। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो जुटे हैं और कृष्ण बलराम के बाल स्वरूप की आरती उतारी गई है, पूजन अर्चन किया गया है और लोग कहीं ना कहीं भावुक नजर आए इस दौरान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अगले प्रमुख के तौर पर चुने गए हैं और यह खबर आप इकोनॉमिक टाइम्स और अलग अलग अखबारों में भी देख पाएंगे। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को मंगलवार को निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का अगला अध्यक्ष चुना गया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अमित शाह के बेटे हैं जय शाह और जय शाह इससे पहले सचिव रह चुके हैं और बीसीसीआई के, और अब आईसीसी का अध्यक्ष चुन लिया गया है और जय शाह 1 दिसंबर से खेल के शीर्ष पद पर आसीन होंगे, यानी कि इस पद को संभालेंगे, अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो देखिए कई अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है, तरजीह दी गई है और एक अखबार मेरे हाथ में भी है जहां पर आप देख सकते हैं कि जय शाह आईसीसी के सबसे युवा भारतीय चेयरमैन बन गए हैं। तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। 35 साल के शाह जो हैं इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। वो 1 दिसंबर को ग्रेग बाकले का कार्यकाल खत्म होने पर पद संभालेंगे। शाह अक्टूबर 2019 से बीसीसीआई सचिव और जनवरी 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। शाह ने क्रिकेट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आईसीसी और सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर इसे वैश्विक खेल बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए शाह अक्टूबर में बीसीसीआई सचिव पद छोड़ेंगे। उनके बाद इस पद पर कौन होगा इसे लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। शाह चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय हैं, ये भी बता दें। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, श्रीनिवासन, शशांक मनोहर इस पद पर रह चुके हैं। शाह 2022 से आईसीसी की सबसे शक्तिशाली फिनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स सब कमेटी का काम देख रहे हैं। आईसीसी के रेवेन्यू में बीसीसीआई की 75% हिस्सेदारी है। तो देखिए सबसे युवा भारतीय चेयरमैन है, ये बड़ी बात है। सिर्फ 35 साल के हैं और
इस पद पर पहुंचेंगे और 1 दिसंबर को ये जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उन्हें संभालेंगे। और चलिए इसी के साथ आज के शो में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। हमें दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। नमस्कार।